नमस्कार साथियों, आज हम सामाजिक विचारकों के क्रम में राधा कमल मुखर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो राधा कमल मुखर्जी एक महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक भारतीय रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण भी किया है। बेसिकली राधा कमल मुखर्जी अर्थशास्त्री थे, लेकिन साथ साथ में इन्होंने समाजशास्त्र को भी पढ़ाया है और बाद में इन दोनों को मिलाने का प्रयास भी आर.के. मुखर्जी द्वारा किया गया है। तो इस वीडियो में हम आर.के. मुखर्जी के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे और जो भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम इनके प्रारंभिक एवं अकादमिक जीवन, इनकी प्रमुख पुस्तकें एवं उनका जो सिद्धांत है, सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत, सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत, सामाजिक पारिस्थितिकी, इन पे अध्ययन करेंगे। राधा कमल मुखर्जी यूजीसी नेट की और यूपी पीजीटी की परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और अन्य परीक्षाओं में, समाजशास्त्र की जो परीक्षाएं होती है उनमें इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर हम इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1889 में हुआ था और प्रारंभ से ही ये सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे हैं। इनकी रुचि है वो समाज सुधार में रही है। तो इसी के चलते 1906 में कलकत्ता के अंदर ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की है और वहां के बच्चों की स्थितियों के बारे में भी इन्होंने बारीकी से जानने का प्रयास किया है। तो उनकी 1945 में एक पुस्तक आई थी, द इंडियन वर्किंग क्लास। इंडियन वर्किंग क्लास कब आई थी? 1945 में। इस पुस्तक में भी इन्होंने बच्चों के बारे में लिखा है कि कोलकाता के अंदर जो बच्चे हैं उनका जीवन बहुत ही नारकीय है। विनय कुमार सरकार का इन पर विशेष प्रभाव रहा है। ये विनय कुमार सरकार के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित रहे हैं और कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सा विचारक पर किसका प्रभाव है। तो आर.के. मुखर्जी पे सबसे अधिक जो प्रभाव है वो विनय कुमार सरकार का है। 1917 में ये पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र को पढ़ाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था और 1920 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन विषय पर अपना शोध कार्य पूरा किया, अपनी पीएचडी पूरी की और बाद में इसी विश्वविद्यालय में पहले अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्यापन भी मुखर्जी द्वारा करवाया गया था। और बाद में 1921 में, ये वर्ष सबसे महत्वपूर्ण है, 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से वो कहां आ गए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय आ गए थे। कहां आ गए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय। और इसी वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय को एक साथ पढ़ाया जाना प्रारंभ किया गया था और बाद में ये इस विषय के विभागाध्यक्ष बनाए गए थे। तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के पहले विभागाध्यक्ष ये बने थे और इसलिए इनको उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के जनक के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 1919 में सबसे पहले बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी और उसके बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई थी। 1962 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगर हम इनके मुख्य योगदान की बात करें और जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किन से पूछे जाते हैं, अगर इस पे बात करें तो आप देखोगे कि इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत विकसित करने का। तो सामाजिक मूल्यों एवं प्रतीकों का सिद्धांत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे भी इन्होंने काफी लिखा है। इनका शोध कार्य था वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही था। सामाजिक पारिस्थितिकी पर भी इन्होंने काफी कुछ लिखा है। मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति की त्रयी पे भी उन्होंने लिखा है। ये बाद में धीरे धीरे अध्यात्म की ओर अग्रसर हो गए थे और जीवन के अंतिम वर्ष में वो पूर्णतः आध्यात्मिक हो गए थे। तो बाद में वो मनुष्य से प्रारंभ होकर ईश्वर और प्रकृति की त्रयी को वो एक इकाई के रूप में मानते हैं और इसी के हिसाब से वो सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन भी करते हैं। सामाजिक समस्याओं पर भी इन्होंने काफी कुछ लिखा है। तो इस प्रकार ये इनके प्रमुख सिद्धांत है और इनके जो अध्ययन का शैली रही है वो साम्यवाद या वर्ग संघर्ष या मार्क्सवादी नहीं रही है। ये सभी विषयों के, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र
अर्थशास्त्र पढ़ाया है, तो इनके स्थान पर ये समन्वित यानी इन विषयों के एकीकृत या इनके अंतर अनुशासन पद्धति को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ये अलग अलग सामाजिक विषयों को पढ़ाने की बजाय एक साथ सामाजिक विषयों को पढ़ाने पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि कोई अलग अलग नहीं है, समाज एक इकाई है और सभी इसका अध्ययन करते हैं। तो इस पद्धति को हम कहते हैं अंतर अनुशासन पद्धति, जिसमें सभी विषय मिलकर किसी एक शीर्षक या एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं। और बाद में इन्होंने एक समाज का महाविज्ञान द मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी, द मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी विकसित करने का प्रयास किया, जो जिसमें सभी सामाजिक विज्ञान एक साथ किसी चीज का अध्ययन करें। और इसके लिए उन्होंने सामाजिक विज्ञानों का सिद्धांत भी दिया था कि जितने भी सामाजिक विज्ञान है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है और इन सब से मिलकर एक विज्ञान बनाने की हमें आवश्यकता है, जिसे कहा है समाज का महाविज्ञान, मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी। तो इनकी एक पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकें भी है, वो परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो लगभग इन्होंने अपने जीवन काल में 53 पुस्तकें लिखी। कितनी? 53 पुस्तकें लिखी। अब 53 का अध्ययन तो हम यहाँ कर नहीं सकते और ना ही हम उनको याद कर सकते हैं और ना ही याद करना जरूरी है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम उन्हीं की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ये 10-12 पुस्तकें हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो एक पुस्तक में पहले आपको बता चुका हूं, द इंडियन वर्किंग क्लास। इसके बाद हम बात करें तो इनकी जो पहली पुस्तक थी, जो पहली कृति थी, वो थी द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये इनकी पहली पुस्तक थी और पहले इनका जो झुकाव था वो समाजशास्त्र की बजाय इकोनॉमिक्स की तरफ ज्यादा था। दूसरी इनकी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, माइंड एंड सोसाइटी, 1928 में आई थी। नरेंद्र नाथ गुप्ता के साथ इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इनके सहलेखक कौन थे? नरेंद्र नाथ गुप्ता। तीसरी इनकी पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें याद करने के लिए। एक पुस्तक है द डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट, पूर्व की लोकतंत्र। इसी प्रकार मैन एंड हिज हैबिटेशन, मैन एंड हिज हैबिटेशन, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो इन्होंने सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत दिया था, ये उन्होंने अपने 2 पुस्तकों में दिया है। वो 2 पुस्तकें कौन कौन सी है? पहली पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949 में। और दूसरी पुस्तक जिनमें उन्होंने सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत दिया वो है द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज। ये 2 पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने अपना जो सबसे चर्चित है सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत दिया। इसके अलावा एक पुस्तक और है द डायनामिक्स ऑफ मोरल, द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, और द इंस्टीट्यूशनल थियरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी। और इन्होंने, जब मैंने कहा ना कि ये अंत में आध्यात्मिक भी हो गए थे, तो इन्होंने भगवत गीता पर अपनी एक टीका भी लिखी थी जो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। तो उसका नाम था द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम, द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम। अब इनके बात करते हैं सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत। जब भी सामाजिक मूल्यों की बात आएगी तब आर.के. मुखर्जी का जिक्र जरूर आएगा। आप ऐसे एक समाज की कल्पना करके देखो या ऐसे नगर की कल्पना करके देखो जहां पर किसी प्रकार के कोई सामाजिक मूल्य नहीं है, ना ईमानदारी है, ना सच्चाई है, ना दया भाव है। तो इस प्रकार के सभी मूल्य, जैसे कि अभी हम यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं, तो देखो समाज किस प्रकार से हो जाता है। उस समाज की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। वो बिल्कुल एक ऐसे मानो कि पशुओं का झुंड हो जाएगा। तो इसलिए आर.के. मुखर्जी सामाजिक मूल्यों की सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं और कहते हैं कि समाज सामाजिक मूल्यों का संकलन है। समाज क्या है? सामाजिक मूल्यों का संगठन और संकलन है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किसने कहा कि समाज सामाजिक मूल्यों का संगठन एवं संकलन है? तो आर.के. मुखर्जी ने कहा है कि बगैर सामाजिक मूल्यों के कुछ भी नहीं है। केवल एक पशु भी नहीं, मनुष्य नहीं कहेंगे, उसे पशुओं का झुंड कहेंगे जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा।
तो ये विशेष तौर से नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? जब मूल्यों की बात करते हैं, सामाजिक मूल्यों की, तो वो नैतिक मूल्यों की, जैसे हमें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, गरीबों पर या जो पशु पक्षी है उन पर दया भाव रखना चाहिए। तो ये हमारे क्या है? सामाजिक मूल्य हैं। तो सामाजिक मूल्य को परिभाषित किस रूप से किया है? ये परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी इच्छाएं एवं लक्ष्य है। क्या है? समाज द्वारा स्वीकृत, खुद के द्वारा स्वीकृत नहीं। किसके द्वारा स्वीकृत? समाज के द्वारा स्वीकृत ऐसी इच्छाएं एवं लक्ष्य है। समाज ने इसे लक्ष्य बना रखे हैं, जैसे कि ईमानदारी है, सच्चाई है, दया भाव है, प्रेम भाव है। तो ये क्या है? लक्ष्य बना रखे हैं। किसने बना रखे हैं? ये समाज ने बना रखे हैं। तो इनका आंतरीकरण करना अनुकूलन और समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इनका आंतरीकरण किसके द्वारा होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इन मूल्यों का निर्माण कैसे होता है? सामाजिक जो परस्पर अंतःक्रिया होती है, सामाजिक अंतःक्रिया होती है, उसके द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो सामाजिक मूल्य क्या है? समाज द्वारा स्वीकृत इच्छाएं एवं लक्ष्य है, जिनका निर्माण, जिनका उद्भव समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और बाद में ये व्यक्ति के लिए क्या बन जाते हैं? मान, लक्ष्य या अभिलाषाएं बन जाती है। व्यक्ति के लिए लक्ष्य बन जाते हैं कि हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार के जो सामाजिक मूल्य बनते हैं उन्हें बोलते हैं साध्य मूल्य। ये हम अभी पढ़ेंगे। तो एक और कथन है इनका, जिस पर भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या है? कि सामाजिक मूल्य संपूर्ण सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था का आधार है। सामाजिक मूल्य संपूर्ण सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था का आधार है। सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या है? सामाजिक मूल्य है। ये कथन किसका है? आर.के. मुखर्जी का है। अब है मूल्यों के प्रकार। मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आर.के. मुखर्जी ने मूल्यों के 2 प्रकार बताए हैं। आर.के. मुखर्जी ने मूल्यों के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए हैं। साध्य मूल्य, यानी जो मूल्य हमें प्राप्त करने होते हैं, और दूसरे साधन मूल्य, यानी हम जिन माध्यम के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा साध्य मूल्यों को प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? साधन मूल्य कहलाते हैं। तो 2 प्रकार के मूल्य बताए हैं, एक साध्य मूल्य और दूसरे साधन मूल्य। तो साध्य मूल्य कौन से होते हैं? तो वे मूल्य जो लक्ष्य हैं, किसके? समाज के लक्ष्य हैं, जिन्हें मानव एवं समाज जीवन के विकास के लिए अपनाता है। तो यानी जीवन के लिए, विकास के लिए कौन अपनाता है? व्यक्ति अपनाता है, समाज अपनाता है। तो मानव और समाज जिन्हें व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए अपनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साध्य मूल्य कहते हैं। और ये व्यक्ति के व्यवहार के अंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? व्यक्ति के व्यवहार के अंग बन जाते हैं। साध्य मूल्यों की विशेषता क्या है? कि ये अमूर्त होते हैं और पारलौकिक होते हैं। जैसे कि हिंदू के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कौन सा है? सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करना किस प्रकार का मूल्य है? साध्य मूल्य है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो क्या क्या करता है, किन किन मूल्यों को अपनाता है, तो वो क्या होते हैं? वो साधन मूल्य होते हैं। तो पहले कौन से हो गए? साध्य मूल्य हो गए। दूसरे आ जाते हैं साधन मूल्य। तो यानी जिनके द्वारा साध्य मूल्यों को प्राप्त किया जाता है, वे मूल्य जिनके द्वारा साध्य मूल्यों को प्राप्त किया जाता है, तो उन्हें हम साधन मूल्य कहते हैं। और ये विशिष्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? इनकी प्रकृति कैसी होती है? ये विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक समाज अपने साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग करता है। यानी प्रत्येक समाज इन विशिष्ट मूल्यों का प्रयोग करता है, जिसे हम साधन मूल्य के तौर पर जानते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें, जैसे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये क्या है? ये साध्य है। अब बड़ों के सम्मान करने के लिए हम क्या करते हैं? तो बड़ों का सम्मान करने के लिए हम जिन तरीकों को अपनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साधन मूल्य कहते हैं। तो जैसे कि बस में जा रहे हैं, तो हमने उनको क्या है कि सीट छोड़ दी, अपनी खाली कर दी है, उनको हम आदर सूचक शब्दों से पुकारते हैं। हम उनके प्रति कुछ अगर उनकी जरूरतें हैं तो उनको पूरा करते हैं, उनके साथ हम शिष्टाचार से पेश आते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब साधन है।
किसको? बड़ों का आदर करने का। तो बड़ों का आदर करना क्या हो जाएगा? साध्य मूल्य हो जाएगा, और जिनके द्वारा हम इनको प्राप्त करते हैं वो साधन मूल्य हो जाएंगे। अब आगे है सामाजिक जीवन की, सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं। सामाजिक मूल्यों से भी प्रश्न बनते हैं, तो यहां हम कुछ सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो इनको देखना कि प्रत्येक जो समाज के मूल्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं। हमारे भारतीय समाज के मूल्य कुछ अलग होंगे, पश्चिम के समाज के मूल्य कुछ अलग होंगे, दक्षिण भारत के सामाजिक मूल्य कुछ अलग होंगे, उत्तर भारत के सामाजिक मूल्य कुछ अलग अलग होंगे। यानी सामाजिक मूल्य तो सब में होते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि प्रत्येक सामाजिक जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। पश्चिम समाजों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या है? अपने से भिन्न है, इसलिए उनके सामाजिक मूल्य भी भिन्नता उनमें पाई जाती है। तो सामाजिक मूल्य में भिन्नता होने का कारण क्या है? तो सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि होना है। आगे है समाज मूल्यों का ही संगठन और संकलन है। ये आगे ये पूछा भी गया है परीक्षा में। ये भावनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? भावनात्मक होते हैं। जो भी सामाजिक मूल्य होते हैं उनके पीछे भावनाएं छिपी होती है। जैसे कि हिंदू धर्म में स्त्रियां हैं वो सिंदूर भरती है मांग में, तो उनकी बहुत सारी भावनाएं उसके पीछे होती है, स्वागन की है या कुछ और भी हो सकती है। और ये क्या होते हैं? मूल्यांकनात्मक भी होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? मूल्यांकन करते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार सही है या गलत है। तो इसका मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? इनका मूल्यांकन मूल्यों के द्वारा होता है, और समाज का भी मूल्यांकन मूल्यों के द्वारा होता है। अगली विशेषता क्या है? ये मानव की इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ये नियंत्रित स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो सामाजिक मूल्यों को तोड़कर अपनी मनमर्जी के मुताबिक जीवन जिए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उसे सामाजिक मूल्यों का पालन करना ही पड़ता है। और साथ में इन्होंने कहा है कि मूल्य है वो सार्वभौमिक तो होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति सार्वभौमिक नहीं होती है। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण इनमें भिन्नता आ जाती है। तो यानी सामाजिक मूल्य के सार्वजनिक होते हैं, यानी सभी समाजों में होते हैं, लेकिन सामाजिक मूल्य सभी समाजों के अलग अलग होते हैं। तो उसमें भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य जैसे ईमानदारी है, सच्चाई है, इस प्रकार के, और कुछ विशिष्ट सामाजिक मूल्य जैसे कि हिंदू धर्म के विशिष्ट सामाजिक मूल्य कुछ अलग प्रकार के हो जाएंगे, और कोई दूसरा धर्म है तो उसके विशिष्ट सामाजिक मूल्य कुछ अलग प्रकार के हो जाएंगे। अब है यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्या नैतिक संगठन के आधार पर, नैतिक संगठन के आधार पर मूल्यों के 4 प्रकार बताए हैं किसने? आर के मुखर्जी ने। यानी जो नैतिक संगठन होता है, संगठन यानी व्यक्तियों का एक संगठन जिसकी कोई निश्चित संरचना होती है, तो उसे हम नैतिक संगठन कहते हैं। तो इसको नैतिक संगठन के आधार पे मुखर्जी ने कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए हैं? नंबर 1 भीड़। भीड़ में सबसे कम सामाजिक मूल्य होते हैं। भीड़ के कहते हैं दिमाग नहीं होता है। भीड़ असामाजिक हो जाती है, वो तुरंत ही भड़क जाती है, वो फिर तोड़फोड़ करने लग जाती है, आगजनी करने लग जाती है, मारपीट करने लग जाती है, और यहां तक कि जब दंगे वगैरह होते हैं तो वो इस प्रकार के अनैतिक और असामाजिक कार्य करते हैं जिसे समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसको पहले चरण में रखा है इन्होंने। किसको? भीड़ को। दूसरा होता है स्वार्थ समूह। स्वार्थ समूह में नैतिकता तो होती है, सामाजिक मूल्य तो होते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। स्वार्थ समूह में भी एक सीमा के बाद में भीड़ का ही हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन भीड़ से थोड़ा ज्यादा होते हैं। उनमें कुछ कुछ नैतिकता जरूर होती है, कुछ इसके नियम होते हैं, कुछ इसका संगठन है वो बेहतर होता है। दूसरा है समाज, तीसरा है समाज। समाज को तीसरे वर्ग में रखा है आर के मुखर्जी ने। तो समाज के अंदर भी सामाजिक मूल्य अधिक होते हैं, नैतिकता अधिक होती है, लेकिन समाज के अंदर भी असामाजिक कार्य होते हैं, अनैतिकता थोड़ी बहुत होती है, आपराधिक प्रवृत्ति थोड़ी बहुत पाई जाती है। और जो सबसे अधिक, जो सर्वोच्च व्यवस्था मानी है वो है सामूहिकता, जनता, सामूहिकता, यानी सब मिलकर इस प्रकार के सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ
ना हो, जिसमें मूल्यहीनता बिल्कुल भी नहीं होती है, वो है विश्व बंधुता, समानता, न्याय। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो सबसे अंतिम चरण में रखी है, अंतिम भाग माना है किसने? आर के मुखर्जी ने। तो ये चारों हैं, और चारों अगर में से कोई 3 ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको और चौथा ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, या प्रश्न पूछा जा सकता है कि नैतिक संगठन, सर्वोच्च नैतिक संगठन किसे माना है? तो सामूहिकता या जनता को माना है आर के मुखर्जी ने। आगे है मूल्य विहीन व्यवहार। तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक मूल्य होते हैं और उन्होंने मूल्यहीनता को भी नकारा नहीं है, स्वीकार किया है कि मूल्यहीनता भी होती है। तो इससे क्या है कि समाज और कानून विरोधी व्यवहार का जन्म होता है मूल्यहीनता से, अपमूल्य भी से कह सकते हैं, नकारा नहीं है। जिस प्रकार से दुर्खिम ने बताए थे ना तथ्य, सामाजिक तथ्य, तो उन्होंने 2 बताए थे, सामान्य और व्यादकीय सामाजिक तथ्य। तो इसी प्रकार से मुखर्जी ने भी मूल्यों को अलग अलग प्रकार से बताया है, सामान्य और जो व्यादकीय सामाजिक मूल्य होते हैं। तो एक कथन और है, ये भी आप समझने की कोशिश करो कि मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला है। मनुष्य क्या है? पहला, मूल्यों की रचना कौन करता है? मनुष्य करता है। और उन मूल्यों पे अमल कौन करता है? मनुष्य करता है। तो यानी मनुष्य क्या है? मूल्यों का स्रोत ही नहीं है, बल्कि उसका निर्णायक भी है। क्या मूल्य सही है या गलत है, इसका निर्णय भी कौन करता है? व्यक्ति करता है। आगे मुखर्जी ने मानव व्यवहार के 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। पहला है जैविक सामाजिक। तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो पहले किस स्टेज पे आता है? वो पहले आता है जैविक सामाजिक, यानी मनुष्य पहले अपनी जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। किसको पूरा करने का प्रयास करता है? जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने का, भूख है, प्यास है, उनको मिटाने का प्रयास करता है। जब तक ये नहीं मिटेगी तो मनुष्य आगे जा ही नहीं सकता। नैतिकता और सामाजिक मूल्य नाम की कोई चीज उनमें नहीं होगी। दूसरी स्टेज उन्होंने बताई है मानसिक एकता की। फिर वो क्या करता है? जब उसकी जैविक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है हमारी, तब हम क्या करते हैं? हमारी मानसिक संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। अच्छा घर चाहते हैं, अच्छे कपड़े चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, वो कार्य करना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं, जिससे हमें क्या है? मानसिक शांति मिले, मानसिक एकता मिले। और अंतिम स्टेज बताई है इन्होंने आध्यात्मिकता की। क्या स्टेज बताई है? आध्यात्मिकता की। और कहते हैं जब ये सामाजिक, जैविक और मानसिक स्टेज पूरी हो जाती है तो जीवन के अंतिम चरण में व्यक्ति क्या करता है? आध्यात्मिकता की ओर अग्रसित होता है। तो मैंने कहा था ना कि आर के मुखर्जी अपने जीवन के अंतिम स्टेज में बिल्कुल आध्यात्मिक हो गए थे। और आध्यात्मिकता एक ऐसा स्तर है जिसके अंदर हम अगर चले जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण वही लगता है, उसके बाद सारी चीजें गौण हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने सबसे अंत में रखा है आध्यात्मिक स्तर को। तो ये तो सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत था, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप और प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं या बीए या एमए की परीक्षा दे रहे हैं, तब भी ये इसके जो विशेषताएं हैं वो महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक ये वीडियो है वो मिलते रहें। आगे है सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत। सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत है वो आर के मुखर्जी ने दिया था। आर के मुखर्जी ने बहुत सारे विषय पढ़ाए थे, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, भूगोल, इन सब, आध्यात्मिकता भी उन्होंने पढ़ाया है, बाद में नीति शास्त्र भी उन्होंने पढ़ाया है। तो वो कहते थे कि समाज एक अखंड व्यवस्था है। समाज क्या है? एक अखंड व्यवस्था है। ऐसे नहीं है कि आर्थिक पक्ष अलग हो गया, सामाजिक अलग पक्ष हो गया, राजनीतिक पक्ष अलग हो गया। तो वो समाज को एक अखंड व्यवस्था मानते हैं, इसलिए वो सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना चाहते थे। किसका निर्माण करना चाहते थे? एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना चाहते थे जो सभी पक्षों को एक साथ अध्ययन किया जा सके, जिससे समाज के सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन किया जा सके। तो ये क्या होगा? सभी सामाजिक विज्ञानों का समन्वित रूप होगा। इसमें क्या होगा? सभी सामाजिक विज्ञानों का समन्वित रूप होगा। तो इसे ही तो आर के मुखर्जी ने कहा है। क्या कहा है? सामाजिक विज्ञानों का महाविज्ञान, समाज का महाविज्ञान। क्या कहा है? समाज का महाविज्ञान।
तो इसके 3 पक्षों का उल्लेख किया है। और साथ में ये क्या मानते हैं, समाज को एक मुक्त व्यवस्था मानते हैं। प्रश्न बन सकता है कि समाज को मुक्त व्यवस्था किसने कहा है, तो आर.के. मुखर्जी ने कहा है, क्योंकि जो आध्यात्मिक स्तर पे जाते हैं तो कहते हैं कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की बंदिशें ना हो। तो मुखर्जी क्या है, समाज को क्या नहीं मानते हैं, बंद व्यवस्था नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं, बंद व्यवस्था नहीं मानते हैं। बंद व्यवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, व्यक्ति को फिर समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, जो समाज कहता है वैसे ही करना पड़ता है। तो ये क्या कहते हैं कि समाज एक मुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने ये 3 पक्ष बताए हैं। तो मुक्त व्यवस्था के 3 पक्षों की उन्होंने विवेचना की है। कौन कौन से हैं? प्रदेश एवं सामाजिक निर्वाह की मुक्त पारिस्थितिकी व्यवस्था, प्रदेश एवं सामाजिक निर्वाह की मुक्त पारिस्थितिकी व्यवस्था, पारिस्थितिकी व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति पहले पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। क्या करता है, सबसे पहला उसका कार्य क्या होता है कि वो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। प्रारंभिक मनुष्य था, उन्होंने क्या किया, प्रदेश जो भौगोलिक भूभाग था उसके साथ क्या किया, अनुकूलन किया। और इसी प्रकार जब बच्चा जन्म लेता है तो वो भी क्या है, नए पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने का प्रयास करता है। तो इसको मुखर्जी ने क्या कहा है, मुक्त पारिस्थितिकी व्यवस्था। दूसरा इन्होंने कहा है मुक्त मनोसामाजिक व्यवस्था। दूसरा क्या कहा है, मुक्त मनोसामाजिक व्यवस्था का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, उस पे किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती है, उस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी समाज के अंदर जो प्रदत्त परिस्थिति के बजाय अर्जित परिस्थिति का महत्व होना चाहिए, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप सही तरीके से कार्य कर सके। और तीसरी इन्होंने बताई है मुक्त लक्ष्यपूर्ण नैतिक व्यवस्था। लक्ष्यपूर्ण नैतिक व्यवस्था यानी नैतिक व्यवस्था में क्या होगा, फिर किसी प्रकार की अनैतिकता नहीं होगी, सारा का सारा क्या होगा, नैतिकता से होगी। एक उन्होंने इस प्रकार कह सकते हैं कि स्वर्ग के साम्राज्य होगा। किसका साम्राज्य होगा, स्वर्ग का साम्राज्य होगा। ना वहां कोई लूटमार होगी, ना कोई अपराध होंगे, ना कोई हिंसा होगी, ना चोरी होगी, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होगी जो अनैतिक होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था की बात है वो मुखर्जी करते हैं। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या अपने नोट्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो आपको जो जो बिंदु अच्छे लगते हैं तो साथ में आप कॉपी लेकर उसमें नोट कर सकते हो, क्योंकि हमारी मेमोरी की एक सीमा होती है। जैसे अगर आप अभी देख रहे हो तो हो सकता है एक बार आपको याद हो जाए, लेकिन उसके बाद में आप भूल जाओगे। तो अगर आप इसको नोट्स के रूप में लिखते हो तो क्या होगा, जब 2-3 बार इसकी रिवीजन करोगे तो अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आएगी। तो जो जो बातें आपको लगता है महत्वपूर्ण है, वैसे तो मैंने सारी महत्वपूर्ण ही करवाई है और लगभग सभी प्रश्नों को छूने का प्रयास इसमें किया है, लेकिन फिर भी आपको जो चीजें नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है, जो याद नहीं रहती आपके, तो आप उनको नोट कर लो और 2-3 बार उसकी रिवीजन करोगे तो अच्छी तरीके से अवचेतन मन के अंदर चली जाएगी। अब है सामाजिक पारिस्थितिकी। तो आर.के. मुखर्जी कहते हैं कि व्यक्ति है वो अपने पर्यावरण से अलग नहीं हो सकता। व्यक्ति जो सामाजिक पारिस्थितिकी की है, सामाजिक जो वातावरण है, पर्यावरण है, तो इसमें क्या करते हैं वो भौगोलिक पर्यावरण को भी शामिल करते हैं। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से अध्ययन किया जाए कि दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाए। तो ये क्या कहते हैं, और इसलिए उन्होंने किया था, ये इनकी पुस्तक का नाम भी है सोशल इकोलॉजी। क्या पुस्तक, क्या नाम क्या है इनका, सोशल इकोलॉजी। ये पुस्तक आई थी उनकी 1845 में, 1845 में इनकी, सॉरी 1945 में, 1945 में इनकी पुस्तक आई थी सोशल इकोलॉजी। इसमें उन्होंने कहा, उन्होंने अर्थशास्त्र को भी पढ़ा है। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र है वो पारिस्थितिकी का ही मानव निर्मित भाग है। और तो इन्होंने क्या, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में निकटता लाने के लिए, इनको मिलाने के लिए, क्योंकि इन्होंने प्रारंभ में अर्थशास्त्र पढ़ा और बाद में इन्होंने समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया, तो ये दोनों को मिलाना चाहते थे। तो इन दोनों को मिलाने के लिए इनको एक शब्द कौन सा सुनाई दिया, वो है सामाजिक पारिस्थितिकी। सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान विकसित करने का प्रयास किया। तो मुखर्जी ने क्या कहा है कि मानव संबंधों के अध्ययन के लिए मानव प्रदेश ही उचित इकाई है। मानव के अध्ययन के लिए मानव प्रदेश
इसके द्वारा ही मनुष्य का, जब अगर समाज का समग्र अध्ययन करना है तो हमें वहां के पूरे पर्यावरण का अध्ययन करना पड़ेगा। वहां के पशु पक्षी अलग नहीं होंगे, वहां के जीव जंतु अलग नहीं होंगे, वहां के पेड़ पौधे अलग नहीं होंगे, वहां की जलवायु अलग नहीं होगी, वहां की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था अलग अलग नहीं होगी, एक साथ ही होगी। तो अगर हमें समाज का समग्र अध्ययन करना है तो क्या करना पड़ेगा? मानव प्रदेशों का अध्ययन करना पड़ेगा, सामाजिक पारिस्थितिकी का अध्ययन करना पड़ेगा। तो पारिस्थितिकी को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है व्यवहारिक पारिस्थितिकी। क्या कहा है? व्यवहारिक। इसे व्यक्तिगत पारिस्थितिकी भी कहा है। क्या कहा है? व्यक्तिगत पारिस्थितिकी। तो इसमें यह है प्राकृतिक साधनों जैसे वनस्पति, पशुजात, जलवायु, भौगोलिक दशा जो भी है, तो उसको सामंजस्य करते हुए जो मनुष्य के विकास के विभिन्न चरण हैं, जो आदिम युग से अब इस अवस्था की जो आया है, तो इसकी जो विकास यात्रा है, तो इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा इन्होंने कहा है समुदाय पारिस्थितिकी। तो इन्होंने समुदाय के जो विभिन्न पक्ष हैं, समाज के जो विभिन्न पक्ष हैं, दर्शन का पक्ष है, राजनीति का पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है, जीव शास्त्र है, आर्थिक पक्ष है, इन सब को मिलाकर एक अंतःक्रिया के द्वारा ऐसा समाज विकसित करने का प्रयास किया है, जिसे हम पहले भी कह चुके हैं। क्या है वो? समाज का महाविज्ञान। तो उसके अंदर हम सामुदायिक पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने सामाजिक पारिस्थितिकी के दो प्रकार बताए। एक व्यवहारिक पारिस्थितिकी, इसे प्रादेशिक समाजशास्त्र भी कहते हैं, यानी ऐसा समाजशास्त्र जो उस प्रदेश की समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, वनस्पतिक, जैविक संरचनाओं को साथ लेकर अध्ययन करता है। तो ये अपना वीडियो है वो अभी कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।